हम सबको लगता है कि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये जो पूरा खेल है, इसके नियम वैसे हैं ही नहीं जैसे हमें लगते हैं, कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो असल में सब कुछ चला रही हैं। चलिए आज इन्हीं छिपे हुए नियमों को थोड़ा कुरेद कर देखते हैं। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद आपका दिमाग घुमा दे। क्या हो अगर जिस तरह से हम वोट डालते हैं वो तरीका ही मतलब मैथमेटिकली टूटा हुआ हो? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, पर ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि एक गणित की सच्चाई है। चलिए समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले लोकतंत्र की सबसे बुनियादी चीज पर ही नजर डालते हैं, हमारा वोट। क्या ये सच में हमारी आवाज है या फिर सिर्फ एक धोखा? देखिए, भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देशों में एक सिस्टम चलता है जिसे कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट। अब ये नाम थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया। बस बहुत आसान लगता है ना? पर जो चीज सबसे आसान हो जरूरी नहीं कि वो सबसे सही भी हो। इस सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कत है स्पॉइलर इफेक्ट। अब ये क्या चीज है? चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। 2 उम्मीदवार ए और बी, जिनकी सोच मिलती जुलती है, और एक तीसरा है सी, जिसकी सोच बिल्कुल अलग है। अब ज्यादातर लोग जो ए को पसंद करते हैं वो बी को भी ठीक ठाक मानते हैं, लेकिन चुनाव में ए और बी दोनों खड़े हो गए। नतीजा, वोट बट गए। और इसका सीधा फायदा किसे मिला? सी को। वो कम वोट पाकर भी जीत गया, जबकि शायद ज्यादातर लोग असल में उसे पसंद ही नहीं करते थे। और हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। इस एक चीज ने सच में दुनिया का इतिहास बदला है। साल 2000 का अमेरिकी चुनाव, जॉर्ज बुश और अल गोर के बीच एकदम कांटे की टक्कर थी। फ्लोरिडा राज्य में बुश सिर्फ 537 वोटों से जीते। अब मजे की बात सुनिए, उसी चुनाव में एक तीसरे उम्मीदवार थे रैल्फ नेडर, जिन्हें करीब 1 लाख वोट मिले। और सारे सर्वे यही बताते हैं कि अगर नेडर चुनाव में नहीं होते तो उनके ज्यादातर वोट अल गोर को ही जाते। जरा सोचिए, एक छोटे से गणित के पेच की वजह से दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कोई और बन गया। तो ये तो हुई वोटिंग के तरीके की बात जिसमें गड़बड़ हो सकती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल खेल तो वोट डालने से बहुत बहुत पहले शुरू हो जाता है। चलिए अब उन ताकतों की बात करते हैं जो पर्दे के पीछे से हमारे फैसलों पर असर डालती हैं। इस खेल में असली पावर को समझना है तो हमें ये देखना होगा कि पैसा किसके पास कितना है। ये जो चार्ट है ये अमेरिका का है और ये बताता है कि सिर्फ 1% लोगों के पास देश की 35% दौलत है। और वहीं दूसरी तरफ देश की आधी आबादी मतलब 50% लोगों के पास कुल मिलाकर 4% से भी कम पैसा है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये ताकत का बहुत ही बड़ा असंतुलन है। अब सोचिए, जब इतना सारा पैसा कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाता है तो वो उसे सिर्फ खर्च नहीं करते, वो उस पैसे से और ज्यादा ताकत खरीदते हैं। वो मीडिया चैनल चलाते हैं, पार्टियों को मोटा चंदा देते हैं और सरकार पर दबाव डालकर ऐसी नीतियां बनवाते हैं जो उन्हें और अमीर बनाती हैं। ये एक ऐसा चक्कर है जो घूमता रहता है और हर चक्कर में और मजबूत होता जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आम लोग इस सिस्टम के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? मशहूर लेखक जॉन स्टीनबैक ने इसकी एक बहुत दिलचस्प वजह बताई थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका में गरीब खुद को गरीब नहीं समझता, वो खुद को टेम्परेरीली एम्बैरेस्ड मिलियनियर समझता है। मतलब एक ऐसा करोड़पति जो बस कुछ वक्त के लिए मुश्किल में है और बस इसी उम्मीद में कि एक दिन वो भी अमीर बनेगा, वो उसी सिस्टम का साथ देता है जो असल में उसी के खिलाफ काम कर रहा होता है। पैसा तो देखिए हमेशा से ही ताकतवर था, लेकिन आज के डिजिटल जमाने में एक नया हथियार आ गया है। एक ऐसा हथियार जो शायद पैसे से भी ज्यादा खतरनाक है, और वो है हमारा अपना डेटा, हमारी अपनी जानकारी। इसे कहते हैं ऑनलाइन पॉलिटिकल माइक्रो टारगेटिंग। आप इंटरनेट पर क्या खोजते हैं, फेसबुक पर क्या लाइक करते हैं, आप कहां जाते हैं, आपकी हर एक डिजिटल हरकत पर नजर रखी जा रही है। और फिर इसी जानकारी का इस्तेमाल करके पार्टियां बिल्कुल आपके लिए, सिर्फ आपके लिए बने विज्ञापन दिखाती हैं, जिनका एक ही मकसद होता है, आपकी सोच को बदलना। और ये कैसे काम करता है, जरा देखिए। एक ही नेता है, एक वोटर को वो विज्ञापन दिखाता है जिसमें वो प्रवासियों की रक्षा करने का वादा कर रहा है, और ठीक उसी वक्त दूसरे वोटर को वो विज्ञापन दिखाता है जिसमें वो प्रवासन रोकने की बात कर रहा है। अब दोनों वोटर्स को लग रहा है कि नेता तो हमारी ही बात कर रहा है, जबकि नेता सिर्फ वो बोल रहा है जो वो सुनना चाहते हैं। सच्चाई वो तो कहीं गुम हो जाती है। पर इसका एक और भी ज्यादा खतरनाक इस्तेमाल है। लोगों को वोट देने के लिए मनाना नहीं, बल्कि उन्हें वोट देने से ही रोक देना।
2016 के अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन पर आरोप लगे कि उन्होंने खास तौर पर अफ्रीकी अमेरिकी वोटरों को टारगेट किया। उन्हें हिलरी क्लिंटन के खिलाफ ऐसे विज्ञापन दिखाए गए कि वो निराश हो जाएं और घर से वोट डालने के लिए निकले ही नहीं। सोचिए, ये तो लोकतंत्र की जड़ पर हमला है। जानकारी के इस खेल को प्रोपेगेंडा कहते हैं और इसके भी कई रंग होते हैं। सबसे पहला है व्हाइट प्रोपेगेंडा। इसे आप सरकारी विज्ञापन की तरह समझ सकते हैं। सोर्स एकदम साफ होता है, जैसे कि सरकार। जानकारी भी सही होती है, पर उसे इस तरह से दिखाया जाता है कि सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही सामने आए। फिर आता है ग्रे प्रोपेगेंडा। ये उन व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स की तरह हैं जिनका कोई अता पता नहीं होता। ये मैसेज कहां से शुरू हुआ, किसने भेजा, कोई नहीं जानता। इसमें थोड़ी सच्चाई होती है, थोड़े झूठ होते हैं और बहुत सारी अफवाहें। इसका मकसद बस शक और कंफ्यूजन पैदा करना होता है। और आखिर में आता है सबसे खतरनाक, ब्लैक प्रोपेगेंडा। ये सरासर झूठ होता है। इसमें नकली वीडियो, जाली दस्तावेज, सब कुछ बनाया जाता है और इल्जाम किसी और पर डाल दिया जाता है। इसका एक ही मकसद होता है, धोखा देना और अपने दुश्मन को तबाह कर देना। तो अब तक हमने क्या देखा? एक वोटिंग सिस्टम जिसमें खामियां हैं, बेहिसाब पैसा जो राजनीति को कंट्रोल कर रहा है, और हमारी ही जानकारी जिसका इस्तेमाल हमें बहकाने के लिए हो रहा है। जब ये सारी चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो लोकतंत्र पर एक खामोश खतरा मंडराने लगता है। देखिए, कोई भी अच्छा लोकतंत्र सिर्फ लिखे हुए कानूनों से नहीं चलता। वो कुछ अनकहे अलिखित नियमों पर भी टिका होता है। आप इन्हें लोकतंत्र की गार्डरेल समझ सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सड़क के किनारे लगी रेलिंग हमारी गाड़ी को खाई में गिरने से बचाती है। और इन गार्डरेल्स में दो नियम सबसे जरूरी हैं। पहला, आपसी सम्मान। मतलब आपका राजनीतिक विरोधी आपका दुश्मन नहीं है, वो बस दूसरी टीम का खिलाड़ी है। और दूसरा, संस्थागत संयम। मतलब सिर्फ इसलिए कि आपके पास ताकत है, आप जीतने के लिए खेल के नियमों को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो सत्तावादी नेता होते हैं वो इन्हीं गार्डरेल्स को एक एक करके तोड़ते हैं। उनका एक प्लेबुक होता है। स्टेप 1, रेफरी को अपनी तरफ कर लो। मतलब कोर्ट और जांच एजेंसियों को अपने हथियार बना लो। स्टेप 2, दूसरी टीम के सबसे अच्छे खिलाड़ियों को खेल से ही बाहर कर दो। मीडिया और बाकी जगहों पर उन्हें बदनाम करो। और स्टेप 3, खेल के नियम ही बदल दो। ऐसे कानून बनाओ कि आप कभी हार ही ना सको। तो ये थे लोकतंत्र के पीछे चल रहे इस छिपे हुए खेल के कुछ नियम। और इन नियमों को जानना, इन्हें समझना ही अपने लोकतंत्र को बचाने की तरफ हमारा पहला कदम है। विंस्टन चर्चिल ने एक बार एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, लोकतंत्र सरकार का सबसे खराब रूप है, उन सभी दूसरे रूपों को छोड़कर जिन्हें समय समय पर आजमाया गया है। मतलब साफ है, लोकतंत्र में हजारों कमियां हैं, ये परफेक्ट नहीं है, पर सच तो यह है कि फिलहाल हमारे पास इससे बेहतर कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तो अब हम इस खेल के कई छिपे हुए नियमों को जानते हैं। हम जानते हैं कि वोटिंग सिस्टम कैसे धोखा दे सकता है, पैसा और प्रोपेगेंडा कैसे हमारी सोच पर असर डालते हैं। तो अब सवाल यह है कि हमारी अगली चाल क्या होगी। हाँ, इस खेल में खामियां हैं, पर यह इकलौता खेल है जो हमारे पास है, और इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी ही है। इस पर सोचना जरूरी है।